नमस्कार दोस्तों। सारनाथ के पिछले वीडियो में हमने सारनाथ में कुछ खास जगहों के बारे में देखा, तो आज हम सब चलेंगे डियर पार्क। इस पार्क में एंट्री फीस मात्र 20 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टिकट काउंटर नहीं है। यहाँ के गेट पर आपको QR कोड के बड़े बड़े बैनर दिख जाएंगे। आपको अपने अमेजन पे ऐप से या गूगल लेंस से इसको स्कैन करके पे करना होगा। गूगल पे इस पे काम नहीं करता है। तो यहाँ से आप 20 रुपये देंगे प्रति व्यक्ति और आपको टिकट मिल जाएगा। इसी के सामने एक म्यूजियम भी बना हुआ है। अगर आपकी इच्छा म्यूजियम में जाने की है तो 5 रुपये उसकी फीस है। तो आप अगर यहाँ से कंबाइंड टिकट जो कि 25 रुपये मात्र है ले लेंगे तो आपको फिर आगे टिकट बनवाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से टिकट बनवाइए और आइए चलते हैं अंदर डियर पार्क में। इसी पार्क में चलते चलते हम सब पहुँच गए अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ उत्तर भारत में मिलने वाले श्रृंखलाबद्ध स्तंभ को कहते हैं, जिसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 40 से 50 फीट है। वैसे तो कई अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था, पर आज शिलालेख के साथ सिर्फ 19 ही बचे हैं। इन सब में से सारनाथ का अशोक स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। धम्मेक स्तूप के साथ यह लगभग 50 मीटर लंबा है। अशोक स्तंभ महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा वर्ष पूर्व सारनाथ में बनवाया गया था। सारनाथ के स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपना लिया है। ये 4 शेर शक्ति, शौर्य, गर्व और आत्मविश्वास के सूचक हैं। स्तंभ के निचले भाग में बना अशोक चक्र 1950 से राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। अशोक स्तंभ तुर्की आक्रमण के दौरान टूट गया था और उस मूल स्थान पर केवल आधार ही बचा हुआ है। टूटा हुआ हिस्सा अब सारनाथ संग्रहालय के अंदर प्रदर्शन हेतु रखा गया है। अशोक स्तंभ मुख्य मंदिर से पश्चिम की ओर स्थित है। इसकी प्रारंभ में ऊंचाई लगभग 55 फुट थी। वर्तमान में इसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट 9 इंच है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख उल्लिखित हैं। पहला लेख अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में है, दूसरा लेख कुषाण काल का है, तीसरा लेख गुप्त काल का है। मूलगंध कुटी विहार धर्मराज का स्तूप से उत्तर की ओर स्थित है। इस विहार की कुर्सी चौकोर है, जिसकी भुजा लगभग 18.29 मीटर की है। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री वेन सांग ने इसका वर्णन 200 फुट ऊंचे मूलगंध कुटी विहार के नाम से किया है। इस मंदिर पर बने हुए नक्काशीदार गोले और छोटे छोटे स्तंभों तथा सुंदर कलापूर्ण कटावों आदि से यह निश्चित हो जाता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। परंतु इसके चारों ओर मिट्टी और चूने की बनी हुई पक्की फर्शों तथा दीवारों के बाहरी भाग में प्रयुक्त अस्त व्यस्त नक्काशीदार पत्थरों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे 8वीं शताब्दी का लगभग माना है। इस मंदिर के बीच में बने मंडप के नीचे प्रारंभ में भगवान बुद्ध की एक सोने की चमकीली मूर्ति स्थापित थी। मंदिर में प्रवेश के लिए तीनों दिशाओं में से एक एक द्वार, पूर्व दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार था। समय के अनुसार जब मंदिर की छत कमजोर होने लगी तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीतरी दक्षिण पथ की दीवारें उठाकर इसे बंद कर दिया गया। आने जाने का रास्ता केवल पूर्व के मुख्य द्वार से ही रह गया। तीनों दरवाजों के बंद हो जाने से यह कोठरी जैसा हो गया, जिसके बाद इसे छोटे से मंदिर का रूप दे दिया गया। ये वही मंदिर है जहां बुद्ध ने अपनी पहली वर्षा ऋतु देखी थी। 1931 में इसे महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया था। मंदिर के अंदर प्रभावशाली डिजाइन और पैटर्न बने हुए हैं। मंदिर में एक बोधि पेड़ भी है, जो श्रीलंका के एक पेड़ से प्रतिरोपण के जरिए यहाँ पर लाया गया था, और कहते हैं कि वही पेड़ है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। धम्मेक स्तूप सबसे प्रसिद्ध और बौद्ध स्तूपों में से एक है। धम्मेक स्तूप दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाली बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह स्तूप मूल रूप से 249 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के राजा अशोक के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था।
उसके बाद यह विशाल और प्रमुख संरचना कई विस्तार और परिवर्धन से गुजरी है। धमेक स्तूप सारनाथ में डियर पार्क के अंदर स्थित है। धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। उन्होंने निर्माण की ओर ले जाने वाले अपने अष्टांगिक मार्ग का खुलासा किया। धमेक स्तूप एक बेलनाकार मीनार है, 43.6 मीटर ऊंची और 28 मीटर व्यास है इसका। स्तूप का निर्माण लाल ईंटों और पत्थरों से किया गया है। यह पूरी तरह से ठोस संरचना है। निचला हिस्सा पूरी तरह से सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से ढका हुआ है। इन्हें गुप्त काल की उत्कृष्ट पुष्प नक्काशी से तराशा गया था। स्तूप की सीमाओं को मनुष्यों और पक्षियों की आकृतियों से नाजुक ढंग से उकेरा गया है। स्तूप का आधार अशोक काल का है। धमेक स्तूप सारनाथ के पैनल में स्वास्तिक भी शामिल है। बुद्ध के नश्वर अवशेषों को उनके दाह संस्कार के बाद 8 टीले के नीचे विस्तृत और दफनाया गया। अंगारे और कलश को 2 अन्य टीलों के नीचे रखा गया था। इसलिए 10 ऐसे स्मारकों में भगवान बुद्ध के अवशेष शामिल थे। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। 268 से 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने कई स्तूपों का निर्माण करवाया जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और पूरे भारत में उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी सहायता भी की थी। सारनाथ में डियर पार्क से बाहर निकलते हुए आप बाईं तरफ अगर जाएंगे तो मात्र 200 मीटर की दूरी पर जैन की 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का मंदिर है। इस स्थान को इनका जन्म स्थान भी माना जाता है। यह स्थान श्रेयांसनाथ के 5 कल्याणक में से 4 को चिन्हित भी करता है। च्यवन, जन्म, केवला ज्ञान, महावीर ने सारनाथ और वाराणसी में उपदेश भी दिए थे। माना जाता है कि मुख्य मंदिर के पास के खंडहर श्वेतांबर द्वारा निर्मित एक प्राचीन जैन मंदिर के ही हैं। मंदिर का निर्माण 1824 ईस्वी में श्रेयांसनाथ के जन्म स्थान की स्मृति में किया गया था। इस मंदिर में श्रेयांसनाथ की एक बड़ी छवि और उनके पैरों के निशान भी आपको मिलेंगे। इस मंदिर के अंदर तरह तरह के भित्ति चित्र भी लगे हुए हैं। मंदिर बहुत ही आकर्षक और शांत वातावरण में स्थित है। यह है सारनाथ का प्रसिद्ध संग्रहालय जो कि डियर पार्क के सामने स्थित है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आपको मेन गेट के बगल में ही अपना सामान जमा करने के लिए एक लॉकर रूम मिलेगा जहाँ पर आपका सामान और आपका मोबाइल पर सब कुछ जमा हो जाएगा। मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप DSLR कैमरा या कोई कैमरा लेकर जाना चाहें तो उसके लिए कोई मनाही यहाँ पर नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर ले जा सकते हैं। यह संग्रहालय बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही खास चीजों को रखा गया है। यहाँ कुल 6832 चीजें रखी गई हैं। यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुला रहता है और शुक्रवार को बंद रहता है। इसकी एंट्री फीस मात्र 5 रुपए है जिसे आपको QR कोड स्कैन करके ही भुगतान करना होगा। आप इसके अंदर आएंगे तो आप गौतम बुद्ध के ज़माने के, अशोक के ज़माने के और न जाने कब कब पुराने आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप चौंक जाएंगे कि इतनी पुरानी चीज़ें और इतनी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ जब भी आइएगा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेकर आइएगा, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप इनके बारे में नहीं जान पाएंगे। और हाँ साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात, जब आप म्यूज़ियम से घूम के बाहर निकलेंगे और आपको वापस लौटना पड़ेगा तो म्यूज़ियम के गेट के बाहर ही एक ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की AC बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस है वो, और इसका किराया बहुत ही मामूली है। सारनाथ से लेकर लंका तक, जिसकी कुल दूरी 18 किलोमीटर है, इसका किराया मात्र 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 30 रुपये प्रति व्यक्ति लंका तक आपको पहुंचाएगी। 18 किलोमीटर की दूरी है और बस AC है, और ये बस हर 15 मिनट पे आपको उस गेट पर मिलेगी। तो वापस आने की चिंता आप छोड़ दीजिए,
बस आप बाहर निकलिए, भुट्टे खाइए, बहुत ही मीठे होते हैं, और एसी बस में बैठ के वापस चल दीजिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से, वीडियो को लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको तरह तरह की अच्छी वीडियो देने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।